हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 होगा, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जो आने वाले एलपी एग्जाम और बीएस एचपीसीएल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ग्रेड 3 के लिए, टेक्नीशियन के लिए। देखिए, सारे क्वेश्चन को फुल डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल को भी पूरे बनाएंगे। देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनित का आउटपुट कितना एम्पियर है? 200 एम्पियर है। पास संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 द्विक परिवर्तन कम्यूटेटर खंड। यदि ब्रश शून्य भार पर उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड अगरवर्ती हो तो प्रति पोल आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरो की गणना करें। मतलब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है सेक्शन हेड, जीरो लॉड नेचुरल एक्सिस है ये आपको। देखिए तो आपको दिया क्या है, देखिए पी कितना दिया है, नंबर ऑफ पोल्स 8 दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ पोल 8 है। इसके बाद आपका करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 एम्पियर, ठीक है, 200 एम्पियर दिया हुआ है। प्रतिबाधा जो जेड होता है आपका, आर्मेचर का जो कंडक्टर है वो कितना है, 1280 दिया हुआ है आपका, ठीक है। चालक का कम्यूटेटर खंड जो है आपको कितना, 160 डिग्री होगा ये। तो चालक का कम्यूटेटर खंड जो है, चालक का कम्यूटेटर खंड, कौन खंड, कम्यूटेटर खंड जो है आपका कितना है, 160 डिग्री है। क्या है, 160 डिग्री है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप जानते होइएगा कि लैप कुंडलन में क्या होता है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ किसका, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट का फॉर्मूला जो होता है आपका इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स होता है, ठीक है, खांचों की संख्या। तो स्लॉटों की संख्या कितना है आपका, स्लॉट की नंबर ऑफ स्लॉट जो है आपका, नंबर ऑफ स्लॉट्स वो है आपका कितना, 160 है। कितना है, 160 है। तो अब देखिए अगर हम चार खंड, ठीक है, चार खंड अग्रवर्ती है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाय कम्यूटेटर, चालक खंडों की संख्या, चालक कम्यूटेटर, ठीक है, खंड इंटू कितना, 360 हो जाएगा। 360 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 360 किए हम तो हमको थीटा इक्वल टू अगर करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू करेंगे तो 4 बट्टा कितना आपका 160 डिग्री या गुने कितना 360। अब देखिए 160 है तो 4 चौका 16, 4 से 4 नमा 36, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 नमा 36 हो गया। तो आपका देखिए थीटा इक्वल टू 4 बाई 160 था, गुने कितना 360 था, जीरो 4 चौक 16, 14 बार में 0, 4 नंबर 36, कितना आ गया आपका, ये आ गया कितना, 9 डिग्री आ गया। अब देखिए आर्मेचर जो होता है ए टी, ठीक है, डी उसको बोलते हैं, तो जेड आई इक्वल टू थीटा बाई कितना 360। अब देखिए यहाँ तो जेड आई कितना है, जेड आपका 1280 था। इसके बाद देखिए आई कितना था 200, और थीटा आपका कितना है 9 डिग्री निकाले हैं, 9 बाई 360, ये टोटल 9 9 9 9 4 जब 40 होगा, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ 4 5 20, 5 1280 को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 हो जाएगा, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कैलकुलेशन करके 64, हाँ 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 6400 हो गया, लेकिन हमको निकालना है जो एट ए टी डी पर निकालना है, ए टी और क्या डी पर पी। तो ये कितना है 6400, और बाई कितना था आपका, कितना पोल था 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 60, तो कितना हो जाएगा 64, तो 800 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जनरेटर में डमी क्वाइल किस लिए प्रदान किए जाते हैं, डमी क्वाइल किस लिए प्रदान किए जाते हैं जनरेटर में, तो रोटर को आंतरिक रूप से संतुलन करने के लिए, रोटर को आंतरिक रूप से संतुलन करने के लिए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जनरेटर में, जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है, वह क्या है, एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार लक्षण है, वह क्या है, तो वो आपका क्या है, तो वो है आपका संचयी कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है। क्या होता है, जिसमें डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार लक्षण है, वो होता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दैट इज कॉल्ड संचयी कंपाउंड मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 750 आरपीएम की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर में नो लोड चाल क्या होगी। नो लोड चाल आपसे बोला है। देखिए नो लोड चाल जब आपको हम बोलते हैं फुल लोड, एनएफएल बोलेंगे इसको, छोटा सा एफ है, ये आपका है कितना 750 आरपीएम, ठीक है, इतना है आरपीएम स्पीड है ये। इसके बाद स्पीड रेगुलेशन जिसको एसआर बोलते हैं, एसआर कितना है आपका 10% है, क्या है 10% है। तो नो लोड पर निकालना है एन 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 और एन एल निकालना है, ये आपका व्हाट है, ठीक है। तो अब देखिए परसेंटेज एस आर जो होता है स्पीड रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, नो लोड स्पीड जो एन एल होगा माइनस क्या होगा आपका फुल लोड स्पीड एन एफ एल, ठीक है, बाई क्या होगा एन एफ एल इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आपका कितना है 10%, 10% को आप बदलेंगे तो कितना होगा 0.1 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। अब देखिए नो लोड हमको निकालना था, अब माइनस क्या है फुल लोड, फुल लोड आपको 750 दिया हुआ है, अब बाई 750 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब देखिए परसेंटेज हटाए तो ये 100 उस साइड गया। फिर अब देखिए यहाँ अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, 75 इक्वल टू एन एफ एल माइनस 750। अब ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा एन एफ एन एल था नो लॉड, तो एन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 जाके उस साइड जुड़ जाएगा कितना में 75 में, तो 75 प्लस 750 जोड़ेंगे आप तो 750 प्लस 75 जोड़ेंगे तो 825 होगा, 825 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिणामी यंत्र 0.6 एम्पियर की धारा लेता है तथा 64 वाट अवशोषित करता है। जब प्राथमिक इसके सामान्य आपूर्ति 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज से जुड़ा है तथा द्वितीय खुला परिपथ हो तो धारा की लौ हानि मतलब लौ आयरन लॉस निकालने के लिए आपसे कहा है, क्या निकालने के लिए आयरन लॉस, ठीक है। तो देखिए ये आपका करंट कितना है, तो परिणामित का ये 0.6 एम्पियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए डब्ल्यू सी जो दिया है आपका वोल्टेज वो कितना है 64 वाट दिया है आपका, कोई दिक्कत। देखिए अब भी वन जो है वोल्टेज वन का जो है आपका वो है 200 वोल्ट, क्या है 200 वोल्ट है। अब इस फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 50 हर्ज है, ठीक है। अभी देखिए आई टू जो धारा है वो कितना है आपका 0 बोला है, तो आई डब्ल्यू का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू सी इक्वल टू होता है आपका आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर जीरो या इक्वल टू वी वन का स्क्वायर बाई आर जीरो, कोई भी हो सकता है। डब्ल्यू सी आपका कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू सी दिया है 64, 64 इंटू कितना हो जाएगा 200, जो वी वन का वोल्टेज वन जो है 200 का स्क्वायर बाई क्या है आपका आर जीरो, यहाँ से आर जीरो निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 बाई कितना इंटू 200, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आर जीरो इस साइड चल जाएगा तो 64 यहाँ आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप इसको वैल्यू निकालोगे तो हमको निकालना क्या था आपका, हमको निकालना है आई डब्ल्यू का स्क्वायर, तो आई डब्ल्यू का स्क्वायर से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ये आर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से हमको निकालना है तो आई डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर डब्ल्यू सी बाई कितना आर जीरो, तो रूट अंडर डब्ल्यू सी तो मतलब 64 इंटू 64 बाई कितना 200 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा 64 बाई 200 आ जाएगा, जो 0.32 आ जाएगा। 0.32 किस में है आपका 0.32 बी नंबर ऑप्शन में है, किस में बी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार किस में दिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार किस में दिया जाता है वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है, किस में दिया जाता है वोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी टर्न का अनुपात 10:1 है, यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट कितना होगा। देखिए आपका क्या कहा है कि I2 जो है आपका I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, I1 आपका निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए टर्न का अनुपात, टर्न रेशियो जो है TR, टर्न रेशियो आपका कितना है 10:1 है, जिसको हम बोल सकते हैं 10/1, ठीक है। तो आप देखिए I2 बाई I1, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न का अनुपात 10:1, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए I2 बाय I1 निकालना था ना, I1 बाई कितना 2 दिया हुआ है आपका 10/1। अब देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू जा कितना 20 एम्पियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का प्रयोजन क्या प्रयोजन है? एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का क्या प्रयोजन है? तो शेडिंग कॉइल क्या होता है? एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का प्रयोजन होता है परिवर्तित चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना, टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्तित चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए? क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना क्या दिया जाए? हार्मोनिक्स दे दिया जाए। तो ये क्या होगा आपका? तो इससे आपका होगा उसका कि शुरू नहीं होगा, शुरू नहीं होगा, शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। इसके सिंक्रोनस चाल और प्रति स्लिप की गणना करें। ठीक है, अब देखिए एनआर आपका कितना दिया है? आपका एनआर दिया है आपका 600 960 दिया है एनआर। ठीक है, पोल कितना है? नंबर ऑफ पोल 6 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 50 हर्ज है। कितना है? 50 हर्ज। ठीक है, अब देखिए एन एस इक्वल टू आपका कितना है? वाट परसेंटेज निकालना है। और एन एस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो एन एस इक्वल टू आपको फार्मूला पता होगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है? 50, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितना है? 6, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई नंबर ऑफ पोल होता है इसका फार्मूला। अब देखिए 6 से कटेगा, 6 दूना 12, ये 5 दूना 10, कितना आया? 1000 आया। एनएस कितना निकल गया? 1000 निकल गया। अब स्लिप परसेंटेज आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है? एनएस माइनस एनआर, तो 1000 माइनस कितना? 960, अब बाई क्या होगा आपका? एनएस, तो 1000 गुने क्या होगा आपका? 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना बचा? 40 बाई कितना? 1000, अब गुने कितना आपका? कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, 10 चौक 40, कितना परसेंट आया? 4%। तो 1000 आपका इसका एनएस निकला और 4% निकला इसका ये स्लिप परसेंट। तो ये कितना आएगा आंसर? इसका डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तो सेकेंडरी परिपथ को विद्युत पथ खुला नहीं रखा जाता, विद्युत पथ खुला नहीं रखा जाता। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो तब सेकेंडरी परिपथ के विद्युत पथ को खुला नहीं रखा जाता है। ठीक है, खुला नहीं रखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मा प्रभाव पर कौन सा उपकरण काम करता है? तो टोस्टर ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है। कहा है कि यदि प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए तो विभव में गिरावट का सिद्धांत, फुल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव में गिरावट का सिद्धांत, फॉल ऑफ होगा, फुल ऑफ नहीं होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव में गिरावट का सिद्धांत। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका कहा था क्वेश्चन की अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा विभव में गिरावट का सिद्धांत, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ठीक है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली और स्विच के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध निम्न में से कौन सा एक रक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है आपका हॉर्न गैप्स। बिजली और स्विच के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध निम्न में से कौन सा रक्षक के रूप में कार्य करता है? हॉर्न गैप्स। कह रहा है कि जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, हम इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा जो आपका होगा वो क्या होगा? तो बढ़ेगी, विल इंक्रीज। कह रहा है जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, हम इसका एक भाग निकालते हैं और उन्हें इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है देखिए कि किसी 132 किलो वोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र कितना है? 0.015 माइक्रो फैराडे है और इंडक्टेंस है 6 हॉर्स। अब क्या कर रहा है कि वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट के
अक्रॉस लगाए जाने वाला प्रतिरोध का मान निकालिए, ये कहा आपका। देखिए सिस्टम वोल्टेज जिसको एसबी बोलते हैं, ये कितना 132 केवी है आपका। देखिए इसके बाद आपका ग्राउंड संधारित्र है जो है कैपेसिटर, ये ग्राउंड कैपेसिटर है 0.00115, ठीक है, माइक्रोफराइड है। एल जो है आपका वो कितना है, प्रेरक तो जिसको बोलते हैं 6 हार्मोनिक्स। और आर का वैल्यू आपका निकालना है। अब ये आर का वैल्यू निकालना है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कम होने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम होने पर प्रतिरोध का मान 1/2, अब क्या होगा, एल बाई क्या होगा, सी होगा। अब 1/2 होगा, एल बाई सी है। एल का वैल्यू आपका कितना है, 6 है। और ये इसका वैल्यू कितना है, 0.015 इंटू 10 क्या है, -6 है, -6 है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा इंटू 4 इंटू क्या होगा, 10⁸ होगा। ये इसका वैल्यू आपका निकलेगा, अगर जीरो डबल होता है तो उसका सिंगल जीरो रूट के अंदर बाहर आता है तो 1/2 हो जाएगा। और इसका आ जाएगा कितना, 2000। अब इसको कैंसिल करोगे आप तो कैंसिल करने पर आपका वैल्यू कितना आएगा, 1000 आएगा। 20,000 2000 का 10,000 हो जाएगा, 20,000 है तो जिसका 10,000 हो जाएगा। 10,000 का मतलब क्या होता है, 10 के भी होता है, 10 किलो ओम। ठीक है, ठीक है। देखिए यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर की प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालित नहीं होती है, तो संभावित समस्या क्या है। इन एन ऑपरेटर presses the start button of the starter of a 3-phase induction motor and the motor starts humming but does not operate, what is the possible problem। तो इसमें क्या समस्या होगी। तो इसमें जब समस्या का बात करते हैं 3 फेज दबाने पर, तो ये क्या होगा, एकल फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग है। एकल फ्यूज उड़ गया है और मोटर क्या हो गया है, सिंगल फेजिंग हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए, ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए। कह रहा है कि 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज क्या होते हैं। तो ये होते हैं आपका HRC फ्यूज। HRC फ्यूज कौन सा फ्यूज होता है, HRC फ्यूज होते हैं। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज होते हैं जिसको HRC फ्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता क्या होती है। तो मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता होती है, वो होती है आपका 650 वोल्ट। कितना वोल्ट, 650 वोल्ट। ठीक है, मीडियम की जो आपका मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता कितना होती है, 650 वोल्ट होती है। अगर हम बोलेंगे निम्न का बोलेंगे, निम्न का तो निम्न वाला का हो जाएगा 250 वोल्ट। अगर हम बोलेंगे हाई का, हाई वोल्टेज केबल होगा 22 केवी तक, केवी 22 केवी हाई वोल्टेज केबल 22 केवी होगा। और अति हाई उच्च वोल्टेज केबल जो होगा 22 केवी से ऊपर होगा, अति हो जाएगा, उसमें एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्टरनेटर बुश निम्नलिखित पर आरोपित रहता है। अल्टरनेटर बुश किस पर आरोपित रहता है, स्लिप रिंग पर, स्लिप रिंग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है, क्यों। तो ये क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है सेटरिंग के चलते, सेटरिंग के चलते, क्योंकि छत ढलवाना है तो सेटरिंग करना पड़ेगा। तो छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना सेटरिंग पूर्ण होने के तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है। ठीक है, सेटिंग होने के तुरंत बाद। अब निम्नलिखित में से कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है। कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है ड्रॉप आउट प्रकार के फ्यूज, ड्रॉप आउट प्रकार के फ्यूज कम वोल्टेज का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण है। इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण है रिलैक्सेशन पोल रिले, रिलैक्सेशन पोल रिले। निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण है, रिलैक्सेशन पोल रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड रिले को और किस नाम से भी जाना जाता है। मैग्नीट्यूड रिले को क्या और क्या कहा जाता है, तो मैग्नीट्यूड रिले को कहा जाता है थर्मल रिले, थर्मल रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CFCL किसके सिद्धांत पर काम करती है। CFCL किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो जब हम बात करेंगे CFCL का, तो CFCL प्रतिदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर, फ्लोरेसेंट लैंप काम करती है।
Cl किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? तो प्रतिदीप्ति लैंप के समान सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCBs का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एयर कंडीशनर एंड एयर कंडीशनर, मतलब AC की सुरक्षा के लिए आपका MCBs का यूज करते हैं जी सीरीज में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि किसी 132 किलो वोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस कितना है? 0.01 मैक्रोफैराड है, 5 मैक्रोफैराड है, और इंडक्टेंस 6H है। तो फिर 15 एम्पियर मैग्नेटाइज करंट को बाधित किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर में संपर्कों में उत्पन्न वोल्टता कितना होगा, ये आपसे कहा है। तो देखिए ये जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसका होता है हाफ इंटू LI स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब देखिए आपका LI तो 6 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, जब ही L कितना है आपका, L है 6, L 6 है, ठीक है। I का स्क्वायर है तो कितना होगा 15 हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू कितना 15 इंटू 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए C आपका कितना था 0.015 और 10 के पावर -6, माइक्रोफैराड को वैसे हटाएंगे माइक्रो को तो फैराड में बदलेंगे, तो अब इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। अब देखिए V स्क्वायर इक्वल टू आपका निकालेंगे हम यहाँ से तो कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 225, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा आपका 0.015 इंटू 10 टू पावर -6 ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 9000, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू कितना 10 के पावर 6 और इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर, वोल्टेज इक्वल टू 9000 का आपका कितना हो जाएगा आपका, जब ये 9000 का निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है, इंटू 10 के पावर 6 का आप निकालोगे तो 10 के पावर 6 को निकालोगे तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, 3 का मतलब केवी होता है, तो ये 300 केवी हो जाएगा। 300 केवी कौन सा ऑप्शन में है? तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरण मोटर के लिए निर्धारण पर स्लिप होगा, स्लिप एट लोड नो लोड फॉर इंडक्शन मोटर विल बी, अगर प्रेरण मोटर के लिए निर्धारित पर स्लिप होगी तो कितना होगी, तो ये होगी आपका किस पर निर्भर करेगा, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन वन, नो लोड पर लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? टैप चेंजर का ट्रांसफार्मर में क्या कार्य है? वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। टैप चेंजर का कार्य है वोल्टता अनुपात को भार के साथ नियंत्रित करना, ठीक है। एक परिणामित्र का प्रतिशत प्रतिरोध तथा प्रतिघात क्रमशः 1% तथा 4% है, और 0.8 पश्चगामी तथा 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणक है, पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? इसमें आपका वोल्टेज रेगुलेशन, तो रेगुलेशन परसेंट जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, देखिए रेगुलेशन परसेंट जब भी आपको निकालना होगा तो ये देखिए 1 का कितना है 0.8 पश्चगामी है, प्लस 4 का कितना है 0.6 जो है, तो ये दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो 3.2% आएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जो आपका R% है 3.6 आएगा। लीडिंग लोड रेगुलेशन आप निकालेंगे R, तो ये होगा 1 इंटू 0.8 माइनस कितना होगा 4 इंटू 0.6, तो ये आएगा -1.6। तो आपको क्या इसमें निकालना था, तो इसमें निकालना था कि कितना होगा, तो लीडिंग पर होगा -1.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान क्या होना है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशंस? लार्ज पावर स्टेशंस के लिए आपका कितना होना चाहिए? तो ये 0.5 ओम होना चाहिए, 0.5 ओम होना चाहिए। जब 3 कला यंत्र में भू संपर्कित नहीं हो तथा एक लाइन से भूदोष घटित हो जाए तो अन्य 2 स्वस्थ लाइनों का विभव क्या होगा? अन्य 2 स्वस्थ लाइनों का विभव होगा आपका हमेशा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। कह रहा है कि प्लेट भू योजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा कम से कम नहीं होनी चाहिए, कितना से कम नहीं होनी चाहिए?
तो कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। प्लेट विभाजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा कम से कम नहीं होनी चाहिए, तो 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है। लूप इन और लूप आउट की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा सीलिंग रोज, ये भी सही है। लैंप होल्डर, ये भी सही है। सॉकेट, सबको लूप इन लूप आउट किया था, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामित्र में पूर्ण मतलब ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर लौ हानि जो है, आयरन लॉस है, वो 900 वाट है, तथा ताम्र हानि जो होता है, कॉपर लॉस है, 1600 वाट है। तो परिणामित किस भार पर अधिकतम दक्षता होगी, किस भार पर अधिकतम दक्षता होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए पीआई जो है आयरन के लिए वो कितना है आपका 900 वाट है, ठीक है। अब पीसीयू कॉपर का जो हानि है वो कितना है आपका 1600 वाट के लिए है, ठीक है, 1600 वाट। अब देखिए दक्षता जो है एन मैक्स निकालना है, तो ये एफिशिएंसी मैक्स निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केवीए, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर एट कितना पर एन मैक्स पर जब हम करेंगे तो फुल लोड क्या होगा आपका, फुल लोड, ठीक है, केवीए फुल लोड केवीए आएगा, इनटू क्या आएगा आपका पी आई बाई क्या पी सी यू कॉपर का निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है आपका 900 बाई कितना आएगा आपका 1600, ठीक है, और 900 बाई 1600 गुने 100 आएगा रूट अंडर, तो ये 30 बाई कितना हो जाएगा, 30 बाई आपका 40 हो जाएगा, तो 3/4 और 3/4 इंटू 100 करेंगे तो 25 चौका 100 75% आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में 50 वर्तन और द्वितीयक कुंडलन में 10 वर्तन है, तो द्वितीयक लोड प्रतिरोध कितना है 250 ओम है, तो परिवर्तित प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए R2 आपका कितना दिया हुआ है 250, ठीक है, ओम। अब देखिए R2 इतना दिया है, आपका N1 जो दिया है कुंडलन की संख्या जो N1 है वो 50 है, N2 आपका दिया है कितना, N2 आपका दिया है 10, तो K इक्वल टू क्या होता है जो कांस्टेंट होता है, तो ये आपका N2 बाई N1 होगा, तो ये 10/50 करेंगे तो 1/5 निकलेगा, कोई दिक्कत। अब है रिफ्लेक्टिव प्रतिरोध जो R2 है, रिफ्लेक्टिव प्रतिरोध रिफ्लेक्टिव रेसिस्टेंस RR जो R2 है, ये आपका क्या होगा R2 बाई के स्क्वायर, R2 बाई के स्क्वायर, R2 बाई के स्क्वायर करेंगे इसका तो 250 R2 के स्क्वायर, के आपका वैल्यू कितना निकाले हैं, तो के का वैल्यू आपका आया था कितना 1/5 आया था, तो 1/5 आया था के का वैल्यू, तो के का वैल्यू 1/5 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ, तो कितना हो जाएगा 250 गुन्ने कितना 25 25 5 25 हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा, तो 5 25 ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 25 625 एक जीरो, तो 6250 हो जाएगा ओम। 6250 ओम कौन सा ऑप्शन में है, तो 6250 ओम आपका सी नंबर ऑप्शन में है। देखिए कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी उद्योगशाला में 100 HP मतलब हॉर्स पावर के लिए 3 फेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए, बस बार की धारा वहन क्षमता बोला है, तो V आपका कितना दिया है 415 वोल्ट, ठीक है। F आपका कितना दिया है आपका 50 हर्ट्ज, ठीक है। और इसके बाद अगर हम पावर बोले तो कितना है 100 HP, 100 HP पावर है, तो 1 HP इक्वल टू कितना होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट, तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है VI, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होगा P/V। अब P कितना है 100 और इसको अगर वाट में बदलेंगे तो 746 से मल्टीप्लाई, अब Y कितना हो जाए आपका 415 वोल्ट है, 415 क्या है आपका वोल्ट है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितने बार में 20 5 100, ये आपका आएगा 8 3 83, इसको लगभग कैंसिल करोगे तो आपका कितना आएगा 179 और कितना 179.15 वोल्ट के आसपास आएगा, जो आपका कितना है 179 के आसपास आएगा, तो जो धन कितना इतना आ गया आपका, तो धारा का वहन क्षमता लगभग कितना होगा 200 एम्पियर हो जाएगा, 200 एम्पियर, ठीक है। कह रहा है कि 10 kVA और 220 वोल्ट या 220 वोल्ट 50 हर्ज की रेटिंग वाले टेक ट्रांसफार्मर का निम्न परिणामों में से साथ परीक्षण
किया जाता है। लघु परिपथ परीक्षण इनपुट कितना है 340 वाट है। खुला परिपथ में परीक्षण इनपुट कितना है 168 वाट है। यदि भार का शक्ति गुणांक जो फाई का वैल्यू है 0.8 हो तो पूर्ण भार पर इस ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता n% निकालना है। ठीक है, n% निकालना है। n% का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए केवीए रेटिंग देगा एट किस पर, फुल लोड पर, इनटू कितना होगा cos फाई, और cos फाई का वैल्यू आपका यही दिया हुआ है 0.8, क्या निकालना है 0.8 निकालना है। बाई कितना होगा आपका, बाई होगा केवीए, ठीक है, केवीए एट फुल लोड आप इनटू cos फाई, और प्लस क्या हो जाएगा आपको लॉसेस, फुल लॉसेज, तो पी कॉपर लॉस प्लस किसका, ये दोनों लॉस को प्लस करके इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें कितना था आपका, केवीए पर 10 इंटू 10 के पावर 3 है। केवीए को बदलेंगे हम किस में, वोल्टेज में, तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। cos 5 का वैल्यू 0.8 है। यहाँ देखिए 10 गुने 0.10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा इंटू कितना 10 0.8 अब प्लस 340, दोनों हानि को जोड़ दीजिए 168, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा 8000 आएगा ऊपर में, नीचे में आएगा 8500/8 लगभग कितना परसेंट 94.02% के आसपास आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांजिस्टर पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त होते हैं। तो ये कौन सा रीडिंग प्राप्त होते हैं, तो इस पे रीडिंग जो प्राप्त होते हैं आपका वो होते हैं कितना, तो ये रीडिंग प्राप्त होते हैं आपका 12 पॉइंट कितना 15 12.5 रीडिंग प्राप्त होते हैं इस पर। अब देखिए इसको हम चाहे तो इसको ये आपका दिया हुआ था सारा चीज, आप चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। क्या क्या दिया है देखिए, कह रहा है पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पहुंचने का समय कितना है 40 म्यू सेकेंड है, कितना है 40 म्यू सेकेंड है। अब देखिए म्यू सेकंड को सेकंड में बदलेंगे तो आपके 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस सेकंड में मैक्रो को बदलना होता है तो उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज 150 केवी है, 150 केवी है पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज, पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब इसको बदलेंगे तो 150 इंटू 10 के पावर 3 वोल्ट करना पड़ेगा। अब देखिए आपको हमको WN जो होता है स्ट्राइकिंग वोल्ट का, उसका फॉर्मूला आता है 2πfn, ठीक है, इक्वल टू 1/LC, ठीक है, 1/LC होता है। अब देखिए T इक्वल टू पाई बाय क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय क्या हो जाएगा WN, और या तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू LC हो जाएगा, ठीक है। तब T इक्वल टू पाई इंटू LC और W/N, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका वही आएगा कितना 12.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टता 100 केवी से अधिक हो तो इसे किस रूप में माना जाता है, किस रूप में माना जाता है, तो इसे माना जाता है आपका लंबी ट्रांसमिशन लाइन के रूप में। देखिए छोटी ट्रांसमिशन लाइन जो होता है आपका, कौन सा छोटी टी लाइन, TL ट्रांसमिशन लाइन, तो उसका कितना होता है 50 केवी तक निर्धारित होता है, और कितना किलोमीटर तक जाएगा 80 किलोमीटर, छोटी 50 केवी 80 तक। मध्यम वाला जो होगा मिडिल ट्रांसमिशन लाइन, ये होगा 100 केवी तक, 100 केवी तक 150 किलोमीटर तक, ठीक है। लंबी ट्रांसमिशन लाइन 100 केवी से अधिक होगा और 150 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो जल ऊर्जा ये तो है, सौर ऊर्जा भी है, बट क्या है प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नहीं है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है क्या कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लो फैक्टर 50% है, तो प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर आपसे पूछा है। तो प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ प्लांट ये निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा अधिकतम मांग बाय प्लांट की क्षमता। अधिकतम मांग कितना है 20, अब प्लांट की क्षमता आपका कितना है, तो प्लांट की क्षमता आपका है कितना 25, तो 25/20 गुने 25/20 गुने लॉड फैक्टर क्या होगा, लॉड फैक्टर LF होगा लॉड फैक्टर, तो 25/20
तो 25 20/25 गुने लॉट फैक्टर कितना है आपका, लॉट फैक्टर है 50, कितना है 50%, परसेंट को हटाएंगे तो 100 नीचे जाएगा, 20 पंचे 100, 5 दाहिन 50 और कितना हो गया 10/25 आ गया, 10/25 आ गया आपका। 10/25 करोगे इंटू आपका 10/25 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा। 0.4 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो कितना 40% हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है, विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाए, कुल दक्षता का पता लगाए प्लांट की, तो कुल दक्षता जो होगा आपका कितना 35 गुने 80 गुने 100 तो कितना हो जाएगा आपका 28%, कितना परसेंट 28% हो जाएगा। 35% इंटू 8% बाई कितना 100 तो ये कितना हो जाएगा 35% कितना हो जाएगा आपका ये 80% इंटू 100 तो 35/100 हो जाएगा ये आपका, ये 80/100 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना होगा 35 अट्ठे जितना होगा 28 280 तो ये 28% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान धारा की क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोधन का मान अधिकतम सुरक्षित सीमा कितनी होगी। भू प्रतिरोधन का मान अधिकतम सीमित सीमा कितना होगी तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 कितना 19 ओम। 19 ओम कैसे देखिए, गीजर की वोल्टेज कितना है 3 kV है, गीजर की वोल्टेज 3 kV है तो 3 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा आपका, केवी को बदलेंगे भी में। तो अब देखिए यहाँ वोल्टेज आपका कितना है 240 वोल्ट है तो धारा इक्वल टू क्या होगा, धारा इक्वल टू होगा वोल्टेज तो ये कितना होगा 3000 ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई कितना बाई आपका हो जाएगा 240 तो 12.5 एम्पियर हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू जब ये करेंगे तो वी बाई आई तो यहाँ से वी बाई आई करेंगे तो 240/12.5 करेंगे तो 19 ओम के आसपास आएगा। कह रहा है स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है, स्लीव निर्माण के लिए तो स्लीव निर्माण के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ है वो है ये सभी पीवीसी, एम्पायर क्लॉथ, नाइलॉन। विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए, किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए तो ये ट्रिप नहीं होना चाहिए मध्य में, मध्य में। 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स प्रतिदीप्ति देता है। लैंप का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर फैक्टर कितनी होगा, स्फेरिकल कैंडल पावर फैक्टर MSCP ये क्या होगा तो ये होगा ल्यूमेन बाय क्या होता है 4 पाई, ल्यूमेन बाय क्या 4 पाई तो ल्यूमेन कितना है 1000 4 पाई तो 4 पाई तो इसको 4 पाई को 22/7 रखेंगे तो 1000 22/7 इंटू 4 करेंगे तो इसको वैल्यू निकालेंगे तो 79.62 आएगा, लगभग 80 के बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।